नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। चीन बना रहा है सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, भारत पर भी होगा असर, कार्बन पीकिंग पर भी होगा असर। स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर पर्यटन मंत्रालय ने जारी की जानकारी, सतत पर्यटन पर किया जा रहा है फोकस, भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाता है टूरिज्म। और रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर को यूएन में मिली जिम्मेदारी, यूएन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल में बने चेयरपर्सन, यूएन सेक्रेटरी जनरल ने की नियुक्ति। आइए शुरू करें। दुनिया में कहीं पर कुछ भी सबसे बड़ा या सबसे छोटा, सबसे ऊंचा या सबसे लंबा कुछ भी तैयार हो रहा हो, चीन का नाम सबसे पहले आ जाता है। अब खबर आ रही है कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम तिब्बत में तैयार करने जा रहा है। तिब्बती पठार के पूर्वी किनारे पर चीन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे भारत और बांग्लादेश में बसे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। चीन की पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के मुताबिक यारलुंग जांगबो नदी के निचले इलाकों में स्थित ये डैम सालाना 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली पैदा कर सकता है। ये प्रोजेक्ट चीन के कार्बन पीकिंग और कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। अब यहां पर इन दोनों शब्दों का मतलब समझना होगा। देखिए, कार्बन पीक वो पॉइंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जहां से बढ़ना बंद हो जाता है और घटने लगता है। वहीं कार्बन न्यूट्रलिटी या कार्बन तटस्थता वो पॉइंट है जहां किसी निश्चित इकाई से जुड़े मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन एक विशिष्ट अवधि में मानव जनित तरीकों से ही बैलेंस हो जाता है। मतलब ये कि मान लीजिए कोई फैक्ट्री 10 मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है और वही फैक्ट्री इतने ही टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए कोई इन हाउस तरीका जैसे कि ट्री प्लांटेशन अपना ले, तो इसे कहेंगे कि कार्बन न्यूट्रलिटी है। ये तो इस प्रोजेक्ट के फायदे हुए, लेकिन आप जानते हैं जिस नदी पर इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात की जा रही है वो भारत में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यारलुंग जांगबो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया महाद्वीप में एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जो भारत, बांग्लादेश और तिब्बत से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन चेमायुंगडुंग ग्लेशियर को माना जाता है जो कि मानसरोवर लेक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन स्कीम को लेकर कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिसके मुताबिक 5287.9 करोड़ रुपए के 76 प्रोजेक्ट्स इस योजना के तहत शुरू किए गए थे, जिनमें से 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा 2014-15 में लॉन्च किया गया था। मकसद था थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास करना। इसके तहत रामायण और बौद्ध सर्किट तैयार किए गए। बाद में इसे स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत रिवैम्प किया गया। स्वदेश दर्शन 2.0 में सतत पर्यटन को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा ही एक अन्य योजना प्रसाद स्कीम भी चलाई जा रही है और इस योजना के तहत 1646 करोड़ रुपए के 48 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, जिनमें से 23 पूरे हो चुके हैं। प्रसाद का फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसके तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तीर्थ स्थलों में पर्यटन अवसंरचना को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। पर्यटन भारत की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पर्यटन भारत की जीडीपी में 5% का योगदान करता है। UNWTO यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पर्यटन एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अवधारणा है जिसमें लोगों का संचलन या मूवमेंट किसी निजी या व्यावसायिक मकसद से किसी स्थान या देश में होता है। वहीं पर्यटक वो व्यक्ति है जो अपने घर से कम 80 किलोमीटर दूर तक किसी निजी या व्यावसायिक या किसी अन्य कारण से कम 24 घंटे के लिए यात्रा करता है। इस परिभाषा के मुताबिक पर्यटन को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म या घरेलू पर्यटन, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म और तीसरा प्रकार है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में किसी देश के निवासी अपने ही देश के भीतर यात्रा करते हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति मेघालय चला गया। इनबाउंड टूरिज्म में किसी अन्य देश के निवासी का देश में आना, जैसे किसी फ्रांस के व्यक्ति का भारत में आना है। आउटबाउंड टूरिज्म से मतलब है भारत के व्यक्ति का फ्रांस जाना। अगर आपका सपना है सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में सफलता हासिल करना और आईएएस बनना, तो स्टडी IQ IAS हिंदी टीम आपके लिए लेकर आई है एक अनूठा अवसर, P2I बैच। ये बैच एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो आपकी यूपीएससी की पूरी तैयारी को सिस्टमैटिक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इसमें शामिल हैं 1000+ घंटे की लाइव क्लासेस जो आपको हर विषय की गहराई तक ले जाएंगी।
1-to-1 मेंटोरशिप जिससे किया जा सकेगा आपकी कमजोरियों और डाउट्स का समाधान, SIP क्रैश कोर्स जो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की तैयारी के दौरान एक मील का पत्थर साबित होगा, डेली करंट अफेयर्स ताकि आप अपडेटेड रहें देश दुनिया से, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो आपको न केवल आत्मविश्वास से भरपूर करेगा बल्कि साक्षात्कार के हर पहलू के लिए पूरी तरह से तैयार भी करेगा। इसके अलावा इस बैच की खासियत है इसकी फ्री रेसिडेंशियल सुविधा जो प्रीलिम्स पास करने के बाद दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए दी जाती है। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपने को साकार। ज्यादा जानकारी के लिए आप amrit@studyIQ.com पर संपर्क कर सकते हैं या फिर SIQH कोड लगाकर एडमिशन ले सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मलेरिया के उन्मूलन में भारत की प्रगति का एक लेखा जोखा पेश किया है। आजादी के वक्त मलेरिया भारत के पब्लिक हेल्थ में एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था। उस वक्त मलेरिया के सालाना 7.5 करोड़ मामले सामने आते थे, जिनमें से 8 लाख मौतें दर्ज की जाती थी। दशकों तक इस दिशा में प्रयास करने के बाद 2023 तक इन मामलों में 97% से ज्यादा की कमी दर्ज कर ली गई है। 2023 में मामलों की संख्या 2 मिलियन के करीब और मौतों की संख्या 83 के करीब पहुंच गई है। हाल ही में भारत के इस ट्रांसफॉर्मेशन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में भी सेलिब्रेट किया गया है। 2024 में भारत WHO के मलेरिया के लिए बने हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI ग्रुप से भी बाहर कर दिया गया है। भारत ने 2030 तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य रखा है। भारत के मलेरिया उन्मूलन की दिशा में भारत द्वारा कई स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों का योगदान है। 2016 में भारत ने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद था 2027 तक मलेरिया के इंडिजिनस मामलों को जीरो पर ले आना। इसी फ्रेमवर्क पर बेस्ड नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2023 से 2027 को लॉन्च किया गया है, जो कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ट्रैकिंग के अप्रोच पर आधारित है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के जरिए रियल टाइम में डेटा ट्रैकिंग का काम किया जा रहा है। हम जानते हैं कि मलेरिया के फैलाव में मच्छरों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसलिए भारत ने अपनी रणनीति में इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट को सेंटर में रखा है। इसमें इंडोर रेसिडुअल स्प्रेइंग IRS और लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स LLINS ने मच्छरों की संख्या और ट्रांसमिशन साइकिल को कम करने में मदद की है। एक बार मलेरिया बीमारी को लेकर भारत के 2 टारगेट्स को याद रखिए। एक है 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य, यानी मलेरिया को बिल्कुल खत्म कर देना, और दूसरा लक्ष्य है 2027 तक स्थानीय स्तर पर मलेरिया के मामलों की संख्या को 0 पर ले आना। आपको बता दें कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो कि इंसानों में मच्छर के काटने से फैलती है। आप जानते हैं मलेरिया के लिए जिम्मेदार प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, लेकिन इसे फैलाने का काम मच्छर करते हैं। आमतौर पर मलेरिया पूरी दुनिया में ही होता है, लेकिन इसके ज़्यादातर मामले गर्म तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसलिए पूरी दुनिया में मलेरिया के 94% मामले अफ्रीका रीजन में देखने को मिलते हैं। मलेरिया इंसानों में फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इंसानों में पैरासाइट से संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन के बाद मलेरिया रोग होता है। मलेरिया के लिए 5 तरह के प्लाज्मोडियम पैरासाइट जिम्मेदार हैं। इनमें शामिल हैं पी मलेरिया, पी ओवाले, पी नोवेसी, पी फाल्सिफेरम और पी विवैक्स। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनल जस्टिस काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। वे 2028 तक इस पद पर काबिज होंगे। यूएन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल 5 सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें यूएन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य 4 सदस्यों में कार्मेन आर्टिगास उरुग्वे, रोसेली बाल्किन ऑस्ट्रेलिया, स्टीफन ब्रेजिना ऑस्ट्रिया और जे पॉजिनल USA शामिल हैं। चेयरपर्सन की नियुक्ति में अन्य 4 सदस्यों की सहमति भी होती है। ये यूएन की इंटरनल जस्टिस काउंसिल IJC के प्रशासन को हैंडल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें ऑफिस ऑफ स्टाफ लीगल असिस्टेंस ओस्ला, द UN डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल UNDT और द UN अपील्स ट्रिब्यूनल UNAT शामिल हैं। आपको बता दें, यूएन की न्याय प्रणाली के प्रशासन में स्वतंत्रता, व्यावसायिकता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए IJC का गठन किया गया है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है CPR। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन। यह हार्ट से जुड़ी एक जीवन रक्षक तकनीक है। CPR एक आपातकालीन तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का हार्ट धड़कना बंद कर दे या वो सांस नहीं ले पा रहा हो। ये मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखने में मदद करती है जब तक कि चिकित्सा सहायता न पहुंचे। अगर हार्ट रुक जाए
तो शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे कुछ ही मिनटों में ब्रेन को नुकसान हो सकता है और व्यक्ति की जान जा सकती है। इसमें सबसे पहले व्यक्ति के सीने के बीच में अपने दोनों हाथ रखे जाते हैं और जोर से और तेजी से दबाया जाता है, लगभग 2 इंच की गहराई तक। यह प्रक्रिया 100 से 120 बार प्रति मिनट की गति से की जाती है। यदि आप ट्रेंड हैं तो हर 30 बार दबाने के बाद 2 बार मुंह से सांस भी दिया जा सकता है। इसे तब तक जारी रखना होता है जब तक मदद ना आ जाए या व्यक्ति प्रतिक्रिया न दे। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बगीचे में पानी का पंप बंद हो जाए तो पौधों तक पानी नहीं पहुंचेगा और वे सूखने लगेंगे। वैसे ही जब हार्ट रुक जाता है तो अंगों तक ब्लड नहीं पहुंचता। CPR सीने पर दबाव डालकर दिल को पंप करने जैसा काम करता है ताकि ब्लड अंगों तक पहुंचता रहे। देखिए, मैंने ये प्रोसेस आपको बता दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे ऐसे ही ट्राई कर लें। इस प्रोसेस को आप किसी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल से सीख लें ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी पर अप्लाई किया जा सके। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा मैं कि CPR करना सीखें, क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज़ में क्या है खास। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता और न्याय के लिए संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें विकसित भारत की दिशा में योगदान के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की भी शुरुआत की। यह अभियान पोषण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और समुदाय की भागीदारी से पोषण स्थिति और कल्याण में सुधार करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इन बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मान से नवाजा गया। इन पुरस्कारों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो कि बच्चों को 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे की उम्र 5 से 18 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसमें उनकी ये उपलब्धि पिछले 2 वर्षों के भीतर की होनी चाहिए। 240 से अधिक वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत और शक्ति का प्रतीक रहे बाल्ड ईगल को एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे बाज को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। यह बाज 1782 से अमेरिका की ग्रेट सील में शामिल है और कांग्रेस ने उसी वर्ष इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया था, लेकिन अब तक इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी नहीं माना गया था। बाल्ड ईगल अमेरिका का मूल निवासी पक्षी है जो अपने सफेद सिर, पीली चोंच और भूरे शरीर से पहचाना जाता है। बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिकी पक्षी हैं, जिसे मैक्सिको सीमा से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक पाया जाता है और अलास्का में ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। फिलहाल इसे IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह पक्षी खतरे से बाहर है। यमन में युद्ध और संकट के बीच कॉलेरा यानी हैजा एक महामारी के रूप में फैल गया है। 1 दिसंबर 2024 तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध मामले और 861 मौतें दर्ज की गई हैं, जो विश्व भर में कॉलेरा के मामलों का 35% और मौतों का 18% है। यमन में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कमजोर हैं और पानी की कमी, खराब स्वच्छता और इलाज की सीमित सुविधाएं इस संकट को और बढ़ा रही हैं। यमन पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व में ओमान से लगती है। इसकी लंबी तटरेखा रेड सी, अदन की खाड़ी और अरब सागर से लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 58 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन और GIS तकनीक से भूमि मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किए जाते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा, भूमि का मालिकाना हक और विकास योजनाओं में सुधार सुनिश्चित करती है। सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के अलावा यह संपत्ति से संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने का भी काम करती है। इस योजना का नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन रहे हैं। पहला सवाल, CPR से तात्पर्य है कार्डियो प्रोग्राम बचाव, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियक पल्सेटाइल संशोधन या फिर कार्डियो पल्मोनरी संशोधन। दूसरा सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम किस देश द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन, USA, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत।
आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 नवंबर, 19 नवंबर या फिर 25 सितंबर? सही जवाब है 25 दिसंबर यानी विकल्प ए। दूसरा सवाल था कि हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हो गया है, उनका संबंध था सिनेमा, विज्ञान, राजनीति या फिर अर्थशास्त्र? सही जवाब है विकल्प ए यानी सिनेमा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को लाइक कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।